हमने नीट एग्ज़ाम दे दिया है, एक्सपेक्टेड हमारे मार्क्स भी आ चुके हैं। अब ऐसे में फर्दर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ये एलन के अंदर एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है कि एलन में जो भी आता है वो कहीं ना कहीं सक्सेस को मिलती है। 11th और 12th का जो डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का वो मोर और लेस लगभग बराबर ही था। इस पेपर में इतना कुछ वैसा नहीं था कि बच्चा कर नहीं सकता था। बच्चों को अपने सपने पूरे करने के लिए तब तक दौड़ते रहना चाहिए जब तक वो पूरे हो नहीं जाते। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस नीट काउंसलिंग गाइडेंस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। एक्सपर्ट पैनल जयपुर सेंटर की तरफ से आप लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप लोगों को गाइड किया जाएगा आपकी क्वेरीज़ के थ्रू कि हमने नीट एग्ज़ाम दे दिया है, एक्सपेक्टेड हमारे मार्क्स भी आ चुके हैं। अब ऐसे में फर्दर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये नीट काउंसलिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, इस बार का पेपर किस प्रकार का था, पेपर का एनालिसिस हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। मैं स्वागत करूँगा हमारे एक्सपर्ट पैनल का, डॉक्टर सतीश गुप्ता सर, फैकल्टी बॉटनी एट जयपुर सेंटर, दीपक पारीक सर, फैकल्टी केमिस्ट्री एट जयपुर सेंटर, राधेश्याम चौहान सर, फैकल्टी बॉटनी एट जयपुर सेंटर, एंड माई सेल्फ लोकेश गुप्ता, फैकल्टी केमिस्ट्री एट जयपुर सेंटर। तो पेपर एनालिसिस का प्रारंभ मैं करूंगा सतीश सर से। सतीश सर, बायो का जो पेपर था इस बार किस प्रकार का रहा? क्या वो पेपर पिछले सालों के कंपैरिजन में टफ रहा, इजी रहा? आपका और एक्सपर्ट्स का क्या एनालिसिस इस बारे में रहेगा? थैंक यू सर। जो नीट 23 का जो पेपर हुआ उसमें हम सब लोगों ने डिस्कस किया बायो के पेपर को आपस में, और उसे एक चीज़ कॉमन निकल के आई कि नीट का पेपर जो पिछले सालों में जैसा आ रहा है एनसीईआरटी बेस्ड वैसा ही पेपर था, लेकिन पिछले साल जो पेपर आया था उसके कंपैरिजन में कम लेंदी था। पिछली बार थोड़ा लेंदी पेपर था, बच्चों का ज़्यादा टाइम जो है बायो के पेपर में लग गया था, और इस पेपर को माइनर एनालिसिस करके पता लगा कि 11th और 12th का जो डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का वो मोर और लेस लगभग बराबर ही था। बॉटनी और जूलॉजी का भी लगभग बराबरी था। हाँ, ये कह सकते हैं कि बॉटनी में जो है कुछ यूनिट्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, कुछ को इग्नोर ही मार दिया, लगभग 4 चैप्टर तो बिल्कुल ही छोड़ दिए। और जैसे मैं कुछ यूनिट्स के नाम लूँ, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, उसमें से 12 से 15 क्वेश्चंस आ गए। बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी, इन चैप्टर्स को कुछ ज़्यादा वेटेज दी, और जैसे लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन था उसको इग्नोर कर दिया। तो ये पेपर जो सेटर होते हैं वो अपने हिसाब से इस पेपर को बनाते हैं। हमें ये कभी नहीं सोच के तैयारी करनी चाहिए कि किस चैप्टर की ज़्यादा तैयारी करनी है। हमें तो ये सोच के करनी चाहिए कि अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। और हम हमेशा क्लासरूम में भी बायो में स्पेशली हम इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करवाई जाए, एनसीईआरटी को पढ़ना सिखाया जाए बच्चों को, और जो भी बच्चे एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ लेते हैं उनके लिए पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं था सर। बहुत बढ़िया सतीश सर, आपने पेपर का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस बच्चों को दिया। दीपक सर, आपसे पूछना चाहूँगा फिजिक्स के पेपर के बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय रही इस बार? जी सर, थैंक यू सर। फिजिक्स का पेपर अकॉर्डिंग टू एनटीए, जो एनटीए का हर साल पेपर आता है, मॉडरेटेड पेपर आता है, वैसा ही पेपर रहा। इस पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे और 15 क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। इस पेपर के अंदर अगर हम देखें, अगर बच्चा अगर अच्छे से तैयारी करके गया है तो 150 प्लस मार्क्स आराम से ला सकता था। और ऑब्वियस है कि इसके अंदर पेपर के अंदर जो हमने देखा, पूरा जो पेपर था पूरा मॉडरेटेड था। लोग कहते हैं या बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आता है, पर इतना हार्ड पेपर नहीं था, मॉडरेटेड पेपर था। और वो अच्छे से, अगर बहुत अच्छे से भी अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर उसको एनालिसिस किया जाए कि तैयारी करके गया होगा तो आराम से वो 150 प्लस मार्क्स लेके आ सकता था। बाकी इस पेपर में इतना कुछ वैसा नहीं था कि बच्चा कर नहीं सकता था। अगर उसने एलन के नोट्स और रेसेस और जो हमारे पास में मॉड्यूल अगर उन्होंने करे हुए हैं आराम से, तो वो बिल्कुल पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता था। जी सर, पूरी तरह एग्री करता हूं सर आपकी बात से। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए केमिस्ट्री के बारे में कहूँगा कि केमिस्ट्री पेपर भी एनसीईआरटी बेस्ड ही रहा। केमिस्ट्री पेपर में एनसीईआरटी की लाइंस से सवाल उठा करके पूछे गए। असर्शन रीज़न, स्टेटमेंट और मैट्रिक्स मैच वाले जो सवाल थे उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहा।
और वो ज़रूरी भी है जिससे कि आप एनसीईआरटी लाइंस का एनालिसिस अच्छे से कर सकें, उनको अच्छे से आत्मसात कर सकें। तो ये पेपर एनालिसिस हमने कंप्लीट किया। अब आगे की बात जो है वो सतीश सर प्रारंभ करेंगे। सर। जी सर, पेपर एनालिसिस किया, बच्चों ने पेपर दिया। अभी यहाँ पर कॉलेज पहुँचने तक की कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी हमें जो ना एग्ज़ाम देने के बाद जो पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, सर अब क्या करना है? पढ़ा तो दिया आपने, हमने पेपर दिया, मार्क्स भी अच्छे आ गए, अब करना क्या है सर? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और जो पेरेंट्स गांव से रिलेटेड हैं, वो जो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखते, जो इस दुनिया की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, उनके लिए तो बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है। उसका भी सॉल्यूशन हम लोगों ने किया है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि काउंसलिंग वर्ड सुनते ही कहाँ से स्टार्ट होता है, काउंसलिंग क्या होती है। तो मैं राधेश्याम सर को इनवाइट करूँगा कि राधेश्याम सर हमें ये बताइए काउंसलिंग की ABCD है क्या। आप तो ये मानिए कि मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे बिल्कुल बेसिक से बताएं, कितनी सीट्स हैं वो बताएं, और हमें ये समझाएं एक सिंपल कोई स्टूडेंट और पेरेंट आपके सामने बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? जी सर। थैंक यू सतीश सर। काउंसलिंग जो है वो एक बहुत आसान सी प्रोसेस है, और जो आप कह रहे हैं कि अभी बच्चों की सबसे ज़्यादा क्वेरी यही आ रही है कि सर काउंसलिंग होगी कैसे, कैसे करनी है हमें काउंसलिंग। और ये एक प्रोसेस को अननोइंगली पेरेंट्स ने और बच्चों ने एक पैनिक क्रिएट कर रखा है। बहुत आसान सी प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हर एक स्टूडेंट के लिए 2 काउंसलिंग होने वाली है। एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर, जो 15% सीट्स के लिए ही होती है, और सेकंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा स्टेट काउंसलिंग के अंदर, जिसके लिए 85% सीट्स के लिए जो काउंसलिंग हो रही है। मतलब आप ऐसा कहें कि हर एक बच्चे के पास में 2 काउंसलिंग प्रोसेस है। आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, और सपोज अगर मैं कहूँ कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, और एक एग्जांपल लेकर के बात करें कि एसएमएस की 250 सीट्स हैं। अब 250 सीट्स में से 15% सीट्स, लगभग ये डाटा आते हैं 37 के आसपास, ये सीट्स ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के थ्रू ही, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होगी, और इन सीट्स पर सारे बच्चों का राइट है। इसका मतलब यहाँ पर राजस्थान का बच्चा भी जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा भी जा सकता है, साउथ का बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है, गुजरात का बच्चा भी आ सकता है। लेकिन बाकी बची हुई जो 85% सीट्स है, उन सीट्स पर केवल स्टेट के बच्चों का अधिकार है, और वो काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगा सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। और ये ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। यूपी अपना काउंसलिंग करवाएगा, दिल्ली अपना काउंसलिंग करवाएगा, गुजरात और एमपी अपनी अपनी स्टेट काउंसलिंग करवाएंगे फॉर 85% सीट्स। रिमेनिंग जो 15% सीट्स की हम बात कर रहे थे, उन सीट्स में इंक्लूड क्या क्या होते हैं? उन सीट्स में 15% सीट्स जो अभी बात कर रहे थे, जितने भी स्टेट हैं इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, और उसके अलावा JNK की है, बाकी सारी सीट्स रहेगी। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है, BHU, देन आफ्टर एम्स, जिपमर और AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एम्स है, BHU है, जिपमर है, इनकी 100% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होगी। उसके अलावा 85% कोटा सीट्स जो DU यूनिवर्सिटी की है, वो 100% फैकल्टी डेंटिस्ट्री की जामिया की सीट्स, हालांकि वहाँ पर 5% का इंटरनल रिजर्वेशन रहता है। एंड लास्ट IP कोटे की सीट्स जो है, जो ESIC कैंडिडेट्स के लिए रहती है, उसकी 15% सीट्स के लिए काउंसलिंग भी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू ही रहेगी। जो एम्प्लॉय सर्विस इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, उनकी सीट्स भी रहेगी। तो मोटा मोटी सतीश सर बात ये हुई कि हर एक बच्चे के पास में 2 काउंसलिंग होगी, उसको ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना होगा, और उसे स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना होगा। अब सर ये काउंसलिंग जैसा आपने बताया कि हम ऑल इंडिया से और स्टेट से काउंसलिंग ले सकते हैं, एक थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाए कि सीट्स टोटल कितनी है, और उस सीट से हमें थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स में, जैसे कि आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं इस पे, तो एक बार थोड़ा ब्रीफ सीट्स के बारे में भी कि प्राइवेट में कितनी है
ऑल इंडिया में कितनी है, स्टेट्स को कितनी जाएगी, ये भी थोड़ा पता लगे तो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जी सतीश सर, ऐसा है सर कि अगर हम देखें कि जो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स हैं, अभी लेटेस्ट के जो अभी डाटा रहे हैं हम लोगों के पास में, क्योंकि हम लोग रिसर्च कर रहे थे इसके पूरे के रेफरेंस में, तो मैंने एनएमसी की वेबसाइट पर ही ये पूरा रिसर्च किया, नेशनल मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर। तो अब तक के जो लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है हम उनकी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में, सोशल मीडिया वगैरह पर भी आपने देखा होगा, ऑल इंडिया के अंदर लगभग 2300 सीट्स अब तक इंक्रीज कर चुकी है गवर्नमेंट। लगभग 2300 सीट्स बढ़ी है सर। बिल्कुल। और इवन राजस्थान में भी सर 2 मेडिकल कॉलेज ऑलमोस्ट आने को है, तीसरे का नाम भी थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं। बूंदी और हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज ऑलमोस्ट ओपनिंग के कंडीशन में, और दबे मुँह कहीं पर बात इंटरनली दौसा की भी चल रही है कि वो मेडिकल कॉलेज इस साल से काउंसलिंग में एंटर कर जाए। तो अगर अब तक के अपडेटेड डाटा की बात करें तो टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो है लगभग 355, और उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो है सर लगभग 52,168 सीट है। और लगभग 299 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया के अंदर, और उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है लगभग सर वो है 48,865 के आसपास यार। और इन दोनों डाटा को अगर हम लोग इंक्लूड करें सर, तो नंबर ऑफ सीट्स निकल करके आते हैं लगभग 1,01,033 सीट्स है सर एमबीबीएस की। बट बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इतनी ही है सीट्स, अभी और भी है कुछ, क्योंकि जैसा अभी बात कर रहे थे 2300 सीट्स इंक्रीज हुई, इसमें हम लोगों ने एम्स की सीट को इंक्लूड नहीं किया है अभी तक, तो वो सीट्स भी इंक्लूड होगी। तो अगर मोटा मोटी काउंसलिंग के टाइम तक अगर सर बात करेंगे हम लोग, तो ऑल इंडिया के अंदर बच्चों के लिए लगभग 1,10,000 से 12,000 सीट्स के आसपास सीट्स इंक्रीज हो जानी चाहिए ये, क्योंकि बाकी सीट्स तो इंक्रीज हो चुकी है जिनको हम लोगों ने यहाँ इंक्लूड नहीं कर रखा है। एम्स वगैरह है, एफएमसी वगैरह है, उनको इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पर, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो लमसम मोटा मोटी अगर कहें तो 1,10,000-12,000 सीट्स के आसपास काउंसलिंग होती है सर। यहाँ मेरा एक सवाल रहेगा सर, जैसा स्टूडेंट्स के दिमाग में इसको देख कर के आ सकता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 52,168 सीट है, तो अगर मेरी रैंक 52,000 है तो क्या सर मेरे को सीट मिल जाएगी? नहीं सर, ये एक बहुत नॉर्मल सा सवाल रहता है। नहीं सर, लोकेश सर, जैसा स्टार्टिंग में बात हुई कि अगर 52,168 कॉलेज सीट्स है हमारे पास एमबीबीएस की, और आपका ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन सा है, क्योंकि ये क्योरी मुझे कई बार पेरेंट्स ने कही है काउंसलिंग के टाइम भी लोगों के पास इस प्रकार के कि सर आप कह रहे हो कि यहीं तो कॉलेज मिलेगा, आपके बच्चे को कॉलेज नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे को तो ऑल इंडिया रैंक ही 25,000 है, 28,000 है, सीट्स तो 52,000 है। बट सारी सीट्स के लिए जो अभी बात चली, इससे जस्ट पहले मैंने कहा आप एलिजिबल हैं ऑल इंडिया में 15% सीट्स के लिए। तो अगर मैं ये कह दूं कि इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सिर्फ 15% सीट्स के लिए आप सभी जगह एलिजिबल है, आप कहीं भी जा सकते हैं ऑल इंडिया में। बट स्टेट की काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ये सीट्स तो ऑल इंडिया की है। अब स्टेट में कितनी सीट्स हैं, तो वो सीट्स के नंबर तो बहुत कम हो जाएंगे हर एक स्टेट के अंदर। राजस्थान में हालांकि मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे खासे ओपन हुए और बहुत सारी सीट्स हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही थोड़े से दूसरे स्टेट्स की बात करें तो और मेडिकल कॉलेजेस की अगर और स्टेट्स की अगर बात करें हम लोग, तो सर आप देखो कि जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ जैसे मेडिकल स्टेट्स हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है वहाँ पर यार। तो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग बात करें कि लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स थे, तो उन कट ऑफ्स के डाटा कुछ और ही जाते हैं। और अगर हम लोग कट ऑफ में देखें तो सर आप देखिए कि लास्ट ईयर 2022 और 2021 की हमें कंपैरिजन करनी चाहिए, सो दैट कि हम लोग एक मोटा मोटी अपना आइडिया लेके आ पाएँ कि इस बार क्या होना चाहिए। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में बात कर रहे थे हम लोग, पेपर पर रिव्यू लिया, सतीश सर, दीपक सर और लोकेश सर ने बताया कि पेपर का लेवल लगभग 21 और 22 के लेवल के जैसा ही था, बहुत बड़े अप एंड डाउन्स नहीं थे यार। जैसे लास्ट ईयर के पेपर के अंदर थोड़ा बायो लेंदी आ गया था, टफ नहीं था बायो का पेपर, लेंदी था बायो का पेपर। इस बार वैसा ही हुआ कुछ केमिस्ट्री के साथ में भी शायद तक, बिल्कुल ऐसा लगा होगा योगेश सर आपको? बिल्कुल सर।
केमिस्ट्री तो पेपर लेंथी और ट्रिकी था। लेंदी और ट्रिकी पेपर था, तो अगर उसको बैलेंस आउट कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट वैसी ही कट ऑफ जानी चाहिए। 21 के जो डाटा थे उनमें देखिए आप कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, पहली बात तो इस कैटेगरी को लेके ही लोगों को कंफ्यूजन होता है सर, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जनरल की सीट्स है, नहीं, जनरल की कोई कैटेगरी होती ही नहीं है। यूआर का मतलब है अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड का मतलब दीज सीट्स आर ओपन फॉर ऑल, सारे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 19,200 तक की रैंक के बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है, और उस बच्चे का 2021 के अंदर स्कोर था 599। ऐसे ही ओबीसी के बच्चे के जो स्कोर थे 599, उस बच्चे को जिसको लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ उसकी रैंक थी लगभग 19,232 के आसपास। तो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट अगर कहें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहें, तो दोनों की कट ऑफ लगभग 21 में सेम थी, और 22 में भी ये कट ऑफ सेम ही थी सर। और 22 में ये कट ऑफ 2 मार्क्स कम थी, 597 के आसपास रही थी, लेकिन रैंक वहां पर बढ़ गई थी, 22,237 तक पहुंच गई थी, क्योंकि वही बायो का पेपर लेंदी आया था थोड़ा सा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो 21 के अंदर एडमिशन लास्ट अलॉट हुआ था वो था लगभग 19,500-600 के आसपास, 594 पर था, और उस बच्चे का स्कोर था 598। मतलब अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं आपको तो 1 या 2 नंबर का मार्जिन आपको अवेलेबल होगा, आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा कट ऑफ के अंदर। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। एससी कैंडिडेट्स को लगभग 99,542 रैंक तक के बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था 21 के अंदर, जिसका स्कोर था 484, 484 नंबर पर। एसटी कैंडिडेट्स में जिस बच्चे का लास्ट एडमिशन हुआ वो रैंक थी लगभग 1,20,000 के आसपास, और स्कोर था 462 के आसपास। अब इसको कंपेयर करो सर आप 22 के साथ, तो मोटा मोटी जैसे जैसे नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़े, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई, तो वैसे वैसे ये स्कोर थोड़ा थोड़ा कम होता गया है। इसीलिए देखो आप कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो 599 कट ऑफ थी वो 597 हुई, ओबीसी में जो कट ऑफ 599 थी वो भी 597, दोनों सेम रहा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 598 था वो 598 जो था वो 595 पर आया। एससी कैंडिडेट्स में जो 484 पर एडमिशन हुए थे 2021 के अंदर, वो 2022 के अंदर पहुंच गए थे 457 के आसपास सर। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये जो रैंक 1,20,000 पर 462 पर एडमिशन हो रहे थे, वो एडमिशन लगभग 1,51,846 पर क्लोज हुआ था, और स्टूडेंट्स का स्कोर था लगभग 424 के आसपास। तो अगर ये दोनों डाटा कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, रैंकिंग फ्लैक्चुएट थोड़ी सी कर रही है, मार्क्स वाइज बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं आया यहाँ पर। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग 23 में एक्सपेक्टेड देखें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक एग्जिट पोल की तरह होती है, क्योंकि ये सिर्फ अनुमान मात्र है कि ऐसा हो सकता है। कई बार इससे पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं, कई बार इससे नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े वेरिएशन की संभावना यहाँ में नहीं दिखती है। तो सर इस बार के जो कट ऑफ है उनमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा अगर 23,500 रैंक तक लेके आता है तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है, जिसका स्कोर लगभग रहना चाहिए 598 के आसपास। ओबीसी कैटेगरी में अगर किसी बच्चे की 23,500 के आसपास रैंक है 598, क्योंकि दोनों का सेम रहा है पिछले 2 सालों से। ईडब्ल्यूएस के अंदर यही जो रैंक है ये 23,400 के आसपास और 597 के आसपास पहुंच जाएगी, यही कहानी। एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर ये रेंज थोड़ी ज़्यादा एक्सीड करेगी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी तो एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैटेगरीज की सीट्स भी इंक्रीज होगी, और लोअर रैंक्स के ऊपर भी उनके एडमिशन पॉसिबल है। लाइक एससी स्टूडेंट को 1.25 लाख तक वो सेफ जोन में मान सकता है अगर उसका स्कोर 450 के आसपास है तो। और एसटी का बच्चा अपने आप को 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक अगर आती है और जिसका स्कोर लगभग 418 के आसपास है तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। फाइनल जो भी रहेगा वो तो एनटीए की वेबसाइट और रिजल्ट के बाद ही कुछ कह पाएंगे सर, बट प्रिडिक्टेड और एक्सपेक्टेड हमारी तरफ से कट ऑफ हमें ये ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया राधेश्याम सर, मुझे लगता है कि जो मार्क्स रिलेटेड और सीट रिलेटेड बच्चों के सवाल थे आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से उनका आंसर किया है। अब
यहाँ पर एक बात आती है सर, हम सभी लोगों के पास बच्चों की बहुत इंक्वायरीज़ आती हैं, पेरेंट्स की बहुत इंक्वायरीज़ आ रही हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर मेरा स्कोर 500 से 600 के बीच में है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में सतीश सर क्या राय देंगे बच्चे को अगर उसका स्कोर 500 से 600 के बीच में आता है? सर जितने भी पेपर लास्ट ईयर से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मेडिकल में एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 2010 से लगातार नीट के अंदर एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं और अभी तक के हाईएस्ट रहे हैं, यानी 21 लाख के आसपास जो है ना बच्चों ने अब की बार 2023 नीट में अपीयर हुई है। इसके पीछे एक कारण भी है सर कि सीटें बढ़ रही है, जैसा अभी सर ने बताया बहुत अच्छे से कि सीटें बढ़ रही हैं। और एक और कारण भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि कोविड की वजह से भी जो है इंडिया में एक चीज़ की तो पता लगी है कि डॉक्टर्स की कमी तो है। एक और पॉइंट आप देखेंगे सर कि जो 21 लाख बच्चे बैठे उनमें से सर ने जो एनालिसिस करके दिखाया है कंपटीशन तो बहुत कम बच्चों में है। जी सर, एग्जैक्टली। या आप इस चीज़ को देखेंगे कि कंपटीशन बहुत कम बच्चों में है और जो बच्चा सही ढंग से पढ़ाई कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब किसका सिलेक्शन नहीं होता उस पर हम डिस्कस करें, उनके लिए क्या सलाह है वो हम लोग एक बार उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि पेपर देने के बाद जिनका श्योर सिलेक्शन होने की कैटेगरी में उनका फ़ोन कम आएगा, सबसे ज़्यादा कॉल उन्हीं के आएगा जो मार्जिन पे होता है। तो उनके लिए जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसको सर मैं एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देख के मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बच्चा था, उसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग में आ गया था, तो उसने मुझे रात को 11 बजे कॉल किया कि सतीश सर मेरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो है ना काउंसलिंग में आ गया है, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैंने सोचा इतना बड़ा डिसीजन आप मेरे से क्यों ले रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि हम कार में बैठे हैं और जा रहे हैं हम फीस जमा करने। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो उस बच्चे ने ऑनेस्टली बोला कि सर पापा ने ये कहा है कि बेटा लोन लूँगा और चुकाना तुझे है। तो मुझे उस बच्चे पे पूरा विश्वास था। वो बच्चा 12th में था और मैंने उससे कहा बेटा छोड़ दो, मना कर दो, नहीं जानना है। उस बच्चे के मुंह से सिर्फ एक बार निकला कि सर अगर अगले साल नहीं हुआ तो मैंने कहा नहीं बेटा अपन मेहनत करेंगे, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, आप ड्रॉप लीजिए बिना किसी टेंशन के। और सर लोकेश सर आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा सब लोगों को जितने भी व्यूवर आज आ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर उस बच्चे का जब हमारा विक्ट्री सेलिब्रेशन होता है तो पूरे फैमिली के साथ आया था। उसने अपने दादी अम्मा को मेरा इंट्रोडक्शन कैसे करवाया था वो मुझे आज भी याद है कि अम्मा ये वही सर हैं जिनको मैंने रात को 11 बजे कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि बेटा रहने दे, ड्रॉप कर ले। ये छोटे मोटे डिसीजन नहीं होते, इसमें हम बच्चों को पहचानते हैं, हम उनकी पर्सनल काउंसलिंग करते हैं। तो मैं जितने भी 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, उनके चाहे स्कूल के एग्ज़ाम की वजह से, बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से, चाहे उनकी खुद की कोई केयरलेस की वजह से, चाहे उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करी हो उसकी वजह से, अगर उनके मार्जिन पे मार्क्स हैं या थोड़ा पीछे भी हैं तो चिंता ना करें, हम सब लोग आपकी बहुत मदद करते हैं। हमें पता है कि पेपर कहाँ से आता है, तो उनको बिना किसी हेजिटेशन के एक ड्रॉप लेना चाहिए। और डॉक्टर बनना है तो देखिए टाइम तो लगेगा। हम में से सभी साथियों के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके जो भी बच्चे रह गए थे उनको हमने ड्रॉप करवाया, उनको सही गाइडेंस दी, उनको सही से पढ़ाया, उन्होंने सही से हमारी बात को फॉलो किया और आज वो डॉक्टर बन गए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा सर ऐसे बच्चों को जो मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, जो फॉलोअर हैं, एलन सिस्टम में उनका हमेशा वेलकम है और उनको पढ़ाई दोबारा करनी चाहिए। सर बहुत ही प्रेरक शब्दों में आपने ये पूरी बात बताई और मैं अभिभूत हूँ इससे। और ये बिल्कुल आपने सच कहा, एलन की ये परंपरा रही है कि यहाँ बच्चे को हम सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं कराते, एज अ मेंटर उसकी केयर जहाँ तक जब तक उसका ड्रीम पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी केयर करते हैं, उसका साथ देते हैं। और ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। दीपक सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चा एक बार ड्रॉप ले चुका है और फिर भी उसके मार्क्स इसी कैटेगरी में आ रहे हैं या यूं कहिए कि 500 से 600 या मार्जिन लेवल पर आ रहे हैं, उसके लिए आपकी क्या एक्सपर्ट गाइडेंस रही? बिल्कुल सर, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी, डॉक्टर का मतलब ही होता है अनुभव। अगर वो अनुभव को उपयोग करता है तो आराम से वो डॉक्टर बन सकता है। तो यहाँ पर उसने पिछले साल मान लो कोई गलती करी, कुछ कारण उसके मार्क्स कम रह गए हैं,
तो उसका अनुभव का उपयोग करते हुए उसे वापस से एक बार तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एलन के अंदर एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है कि एलन में जो भी आता है वो कहीं ना कहीं सक्सेस को मिलती है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जो कुछ मार्क्स से रह गया है उसको ड्रॉप जरूर करना चाहिए। इसमें मैं कुछ थोड़ा सा एलन की तरफ से बताना चाहूँगा कि एलन में 2 तरह के कोर्सेज रहते हैं ड्रॉपर के लिए, एक लीडर और एक अचीवर। सभी को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हमें करना क्या है बेसिकली। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए हैं, 600 से बिलो 590 570 तक रह गए हैं, उन्हें ऑब्वियस है कि अचीवर बैच लेना चाहिए। अचीवर में क्या होता है मैं बता देता हूँ कि अचीवर में बेसिकली प्रैक्टिस कराते हैं, थ्रू आउट देयर प्रैक्टिस कराते हैं विद थ्योरी। लीडर के अंदर थ्योरी थोड़ी अच्छे से होती है, मैं नहीं कह रहा कि अचीवर में अच्छे से नहीं होती है, अचीवर में भी अच्छे से होती है, पर इसमें प्रैक्टिस वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो मेरा मानना है, मैंने जो शब्द बोला है अनुभव, डॉक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अनुभव। अगर वो अनुभव को उपयोग करते हुए अगर दोबारा तैयारी करता है उसको 100% सक्सेस मिलेगी। जी सर। राधेश्याम सर, आपका ओवरऑल क्या कहना रहेगा इस बारे में? सर वैसे तो आप सभी लोगों ने बता ही दिया है कि हमारा जो बच्चा ऐसा है जो 570 या 560 के आसपास है या 580 से कम है। इसमें एक बात और भी है, क्योंकि ये काउंसलिंग का एक पार्ट भी है इसमें छोटा सा। इन केस अगर किसी स्टूडेंट के 580 या 585 या 575 तक भी स्कोर है और अगर वो बच्चा और उसके पेरेंट्स फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पर है और वो चाह रहे हैं कि नहीं हमें तो MBBS करना ही है, और अगर वो 8 से 10 लाख रुपए 1 साल की फ़ीस पे करने में सक्षम है बिना किसी परेशानी के, तो उनको गवर्नमेंट की जो पेमेंट सीट्स होती है वहाँ तक वो एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर बच्चों को अपने सपने पूरे करने के लिए तब तक दौड़ते रहना चाहिए जब तक वो पूरे हो नहीं जाते। बहुत सुंदर बात कही सर, क्योंकि सपने ऐसे आसानी से मिलते तो सभी को मिल जाते सर, कोशिश तो करनी पड़ेगी। और वो बहुत काफ़ी समय से हम लोग इस बात को सुनते आ रहे हैं, बचपन से हमें अपने बड़े बुजुर्ग बताते आ रहे हैं कि सहज ही मिलते नहीं मोती गहरे सागर में। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात कि हर बार कोशिश करने वाले लोग ही जीते हैं, तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती बच्चों। तो इसमें आप परेशान नहीं हुए करते भी, आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाएं। जैसा सतीश सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि कंपटीशन बहुत कम है, मैं इस बात को थोड़ा डाटाबेस अगर, क्योंकि मैं काम मेरा है सिर्फ और सिर्फ डाटा एनालिसिस के हिसाब से, तो आप एक बात देखो कि जो बच्चा ऑल इंडिया में लगभग 23-24 हज़ार रैंक लेके आ रहा है, कितने बच्चों में से 21 लाख बच्चों में से अगर कोई बच्चा 600 नंबर लेके आ रहा है और उसकी रैंक आ रही है लगभग 24 हज़ार के आसपास, तो मेरा ये मानना है कि कंपटीशन, रियल कंपटीशन जो है ना, वो ऊपर के 1-2 लाख बच्चों में ही होता है यार। तो बच्चों को अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहिए। और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, जिनका स्कोर 600 से ऊपर है, जिनको काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उन बच्चों के लिए हम लोग एक इसके जस्ट बाद में एक सेशन और भी लेके आ रहे हैं। सेकंड एपिसोड आ रहा है इसी का, और उस एपिसोड में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर पूरी बात को अपने सेकंड काउंसलिंग की एग्जैक्ट पूरी प्रोसेसिंग से, जिसमें हम लोगों को जो स्टडी करना होगा, जो हम लोगों को बात करनी होगी, वो ये कि हमें काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। कि सर आपने कहा कि 2 काउंसलिंग होती है, एक ऑल इंडिया की काउंसलिंग, एक स्टेट की काउंसलिंग, तो हमें 2 बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो रजिस्ट्रेशन किस वेबसाइट पर होगा, उस रजिस्ट्रेशन की कौन सी डिटेल प्रोसेस होगी, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को रिक्वायर्ड रहेंगे, प्लस दोनों काउंसलिंग के पेमेंट मेथड्स। क्योंकि यहाँ पर आकर के थोड़ा सा पार्ट हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स के लिए चाह रहे हैं तो आपका पेमेंट अलग रहेगा, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो उसका पेमेंट अलग रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए फ़ीस अलग अलग चार्ज करती है गवर्नमेंट। ऐसे ही स्टेट के अंदर आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए चाह रहे हैं या गवर्नमेंट प्लस पेमेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल टास्क फॉर काउंसलिंग कि कॉलेज कौन से फिल करने सर, चॉइस कौन से फिल करें सर। इतने सारे 300 कॉलेज हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा और कौन सा बेकार कॉलेज है। तो आपको अपने स्कोर पर बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा मिल सकता है, कौन सा मिलना चाहिए, वो चॉइस फिलिंग एक्सरसाइज करेंगे। एंड द लास्ट वन कि हमें ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग दोनों को मैनेज करके कैसे चलना है, क्योंकि काउंसलिंग की प्रोसेस होगी बच्चों ऐसे ही। पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके साथ ही
सेकंड आपके स्टेट का भी फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। तो जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है उनको फर्स्ट राउंड में दोनों जगह कॉलेज अलॉट होगा। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि ऑल इंडिया ऑप्ट करें या स्टेट में चले जाए या स्टेट को छोड़ दे ऑल इंडिया के अच्छे कॉलेज को ज्वाइन कर ले। तो उनके बीच में हमें मैनेज कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, ये सारी बात बताएंगे। और जो बच्चे रह गए वो निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, घबराओ मत, मेहनत करो, अच्छे से आप कर सकते हो, यू कैन। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम सर। इतनी डिटेल में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको आपने एक्सप्लेन भी किया है, और नेक्स्ट जो हमारे सेशन रहेंगे इसी प्रकार के, उनमें इनकी A to Z आपको बातें बता दी जाएंगी। और मुझे लगता है बच्चों आज का सेशन ना केवल इन्फॉर्मेटिव रहा बल्कि बहुत ही मोटिवेशनल भी रहा। सतीश सर, दीपक सर, राधेश्याम सर, इन्होंने जिस तरह से आप लोगों को मोटिवेट किया है, मुझे लगता है कि दोनों ही बातें आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होंगी कि काउंसलिंग प्रोसेस की नॉलेज भी आपको मिल गई है, और जो बच्चे किसी भी रीज़न से अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनको एक ऊर्जा, एक एनर्जी भी मिल गई होगी। तो सभी मेरे साथी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों से अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।